Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 जो कि राइज ऑफ मगध एंड प्री मौर्यन एम्पायर था उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हम मेनली मौर्यन एम्पायर को देखेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा था कि 4th सेंचुरी BC के अराउंड अलेक्जेंडर का अटैक होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का अटैक होता है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे किंगडम को जोड़ के एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया था 321 BC के अराउंड। ओके, रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। कौन थे मगध के रूलर? उस समय नंदास थे। ओके, नंदा वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ओके, नंदास को हराने के लिए कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था। द मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 321 टू 185 BC। ओके, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मौर्य का कितना बड़ा एम्पायर था। मौर्यन डायनेस्टी का क्या टाइम पीरियड हो गया, 321 टू 185 BC। अब इसमें फर्स्ट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका टाइम पीरियड हो गया 321 से 298 BC। ओके, ही फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर by deposing the Nanda ruler who was Dhananand. Okay, he also liberated northwestern part of the India subcontinent from the Greek governor and satraps appointed by Alexander. One of the major military victory of Chandragupta was in the war with Seleucus Nicator who ruled over the area west to the Indus around 350 BC. यहाँ पे एक important point है, Seleucus also sent an ambassador. कौन था वो ambassador? मेगास्थनीज था। इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। who lived in the court of चंद्रगुप्ता for many years. Okay, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सेल्यूकस निकेटर ने एक एम्बेसडर को भेजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बहुत साल तक रहे थे। ओके, ये कौन थे? ये मेगास्थनीज थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ये क्वेश्चन बनता है कि रुद्रदामन का कौन सा इंस्क्रिप्शन था? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। ओके, ऑल्सो नोन एज द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ये किससे रिलेटेड है? ये रुद्रदामन से रिलेटेड है। ओके, ये आपको याद रखना है। दिस ऑल्सो रेफर्स द चंद्रगुप्तास गवर्नर पुष्यगुप्ता हु इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड द फेमस सुदर्शन लेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे उनका नाम था पुष्यगुप्ता। उसका नाम था पुष्यगुप्ता एंड ये पुष्यगुप्ता ने ही सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओके, अकॉर्डिंग टू जैन राइटिंग चंद्रगुप्ता गेव अप हिज थ्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd century BC when he was 42 years old. Okay, he became an ascetic and migrated to south with भद्रबाहु। किसके साथ ही चले गए थे? भद्रबाहु के साथ ये साउथ इंडिया में चले गए थे। भद्रबाहु कौन थे? ये एक जैन संत थे। ओके, ही एंडेड हिज डेज इन सल्लेखना। सल्लेखना क्या होता है? डेथ बाय फास्टिंग अकॉर्डिंग टू जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एट श्रावण बेलगोला इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। नेक्स्ट हम बिंदुसार देखते हैं। बिंदुसार कौन था? ये सन ऑफ चंद्रगुप्ता था। इज सेड टू हैव असेंड द थ्रोन इन 298 BC. ही इज नोन टू द ग्रीक्स एज एमिट्रोक्रेट्स. He had contacted with the, ये most important point है, he had contacted with the Seleucid king of Syria. किससे कांटेक्ट किया था वो? एंटियोकस फर्स्ट से कांटेक्ट किया था इसने। whom he request to send him sweet wine, dried fig and a sophist. इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे कोर्ट में वाइन, ड्राई फिग्स और एक सोफिस्ट को भेजे। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। The Asoka Vardhana mentioned that a revolt took place in Taxila during the reign of Bindusara as the citizen objected to the operation by the higher officials. Bindusara sent his son Ashoka, the viceroyship of Ujjain. बिंदुसारा ने अपने बेटे अशोका को कहाँ भेजा था? उज्जैन भेजा था। To put an end to the revolt, which he did successfully. Okay. Buddhist source suggest the death of Bindusara around 273 to 272 BC. After his death, there was a struggle for succession among his son for about 4 years. Okay, last में क्या होता है? अशोका was crowned as Bindusara's successor. सारे भाइयों को हरा के अशोका
एम्पेरर बन जाता है। ओके, इस मैप में मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसारा दिखाया गया। ओके, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, ये आप साथ साथ नोट करते जाना, ये एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के सोर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, सोर्स कहाँ से मिलते हैं हमें, इसके बारे में, इसके सोर्स हमें दो जगहों से मिलते हैं। एक तो हो गया लिटरेरी सोर्स, दूसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट वन हो गया इसमें मेगास्थनीज का इंडिका। ओके, ये इनका बुक है, ये आपको याद रखना है, इससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। ओके, अर्थशास्त्र में टोटल 15 पार्ट्स थे। इस 15 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स is related to internal administration, 8 part is related to foreign relations and 2 part is related to mixed information। एक और important point आपको ध्यान रखना है, in the central administration में 18 तीर्था and 27 अध्यक्षास। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 18 तीर्थास के बारे में एंड 27 अध्यक्षास के बारे में हाईलाइट किया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र ऑल्सो प्रोवाइडेड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो सारे एग्जाम में बनता है। ओके, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड वन हो जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, देन फोर्थ वन हो जाएगा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, देन फिफ्थ हो जाएगा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, देन सिक्स्थ हो जाएगा इंटेलिजेंस सिस्टम। तो क्वेश्चन अगर आता है अर्थशास्त्र में किसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आपको ये सारे 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में सही आंसर चूज कर पाओगे। ओके, तो हम कहाँ थे, हम सोर्स के बारे में बात कर रहे थे। लिटरेरी सोर्स हमने देखा था, फर्स्ट वन हमने देखा था मेगास्थनीज की इंडिका से हमें पता चलता है। दूसरा हमने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इसके बाद तीसरा सोर्स क्या है, तीसरा सोर्स हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। ओके, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड फोर्थ सोर्स क्या हो जाएगा, फोर्थ एंड लास्ट सोर्स हो जाएगा बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। ओके, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा लिटरेरी सोर्स। ओके, अब हम क्या देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे फर्स्ट वन अशोकन एडिक्ट्स। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे एक तो रॉक एडिक्ट्स, दूसरा हो जाएगा पिलर एडिक्ट्स और हो जाएगा केव इंस्क्रिप्शन। ओके, इन सब से हमें इसके बारे में पता चलता है। एंड दूसरा हो जाएगा अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, NBPW, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, अदर सोर्सेस में और क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन,
ये किसका था? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये रुद्र दामिनी का था। ये आपको याद रखना है कौन सा इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनवाया गया था। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तीसरा क्या हो जाएगा? महास्थान इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये हमने क्या देखा? ये हमने सोर्सेज देखा। ओके, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चला? लिटरेरी सोर्स से और आर्कियोलॉजिकल सोर्स से। ओके, अब नेक्स्ट हम अशोका के बारे में देखेंगे। अशोका इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट फॉलोड द डेथ ऑफ बिंदुसारा इन 272 BCE. He is known to have killed his 99 brothers. It was Ashoka who bought Kalinga under Mauryan control. ये important point है। कलिंगा को किसने जीता था? ये अशोका ने जीता था। ओके, It was the strategic importance as it controls route to South India both by land and sea. Okay, the westernmost extension of Mauryan Empire was formed by Gandhar. Ashokan inscription mention in Gandhar, Kambos and the Yonas as the border of the empire. क्या क्या थे इसके border? Gandhar, Kambos and Yonas. Okay, the Mauryan maintained close contact with their neighbors, the Seleucid Empire and the Greek kingdom through the northwest. अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोका। ओके, मौर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड एज फार एज द गंगा डेल्टा इन द ईस्ट। ओके, ताम्रलिप्ति और मॉडर्न तुमलुक वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ बंगाल कोस्ट फ्रॉम वेयर द शिप सेल्ड फॉर बर्मा, श्रीलंका एज वेल एज द साउथ इंडिया। ये कौन सा पोर्ट था? ये ताम्रलिप्ति और मॉडर्न तामलुक पोर्ट है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रोच was anterior major part on the west coast of the mount of the Narmada river and दूसरा कौन सा हो गया? ब्रोच। Mauryas also had close relation with Sri Lanka. Ashoka sent his son Mahindra and daughter Sanghamitra to preach Buddhism in Sri Lanka. ये आपको याद रखना है। ओके, as mentioned in the Major Rock Edict II, Ashokan mentioned friendly relation with many people of the south such as the Cholas, Pandyas, Satyaputras and the Keralaputras. Okay, it has been mentioned in the 13th Major Rock Edict. ये 13वां Major Rock Edict में क्या बताया गया है? Ashoka exchanged diplomatic and other mission with his contemporaries of the Hellenic world. It was Ashoka who built the city of Srinagar. ये आपको याद रखना, ये most important point है। Ashoka who built the city of Srinagar. Khotan in Central Asia was also supposed to have come under Mauryan control. Okay, as the foothills of Himalaya were the part of the empire, the Mauryans had close contact with the area of modern Nepal. Okay, one of the Ashokan daughters is said to have married a nobleman from the region of Nepal. Ashoka built 4 caves in the Baravar Hills. ये हमने पहले भी देखा है and dedicated them to the Ajivika sect. Okay, अब हम आगे देखते हैं अशोकास पॉलिटी ऑफ धम्म। धम्म क्या है? धम्म वाज नॉट ए पार्टिकुलर रिलीजियस फेथ और प्रैक्टिस, इट वाज आल्सो नॉट एन आर्बिट्ररी फॉर्मुलेटेड रॉयल पॉलिसी बट वाज रिलेटेड टू द नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड एक्टिविटीज इन द जनरल सेंस। इट वाज वेरी केयरफुल सिंथेसिस ऑफ वेरियस नॉर्म्स व्हिच वर प्रिविलेंट इन द टाइम ऑफ अशोका। Ashoka Dham was intended to serve a practical purpose of ensuring peace, harmony and general interest of his empire. धम्म के कंटेंट क्या क्या थे? द प्रिंसिपल एंड द मैसेज ऑफ धम्म वर सो फॉर्मुलेटेड एज टू बी एक्सेप्टेबल टू पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजियस सेक्ट। A group of officers known as the Dhamma Mahamatras were made responsibility to implement and practice the various aspects of Dhamm to various sections of society. ये किसका काम था? धम्म महामत्तास का काम था। Besides social behavior, Dhamm emphasize on toleration towards people and their religious belief. It also laid stress on non-violence. It also included certain welfare measures like planting trees, digging of wells. सारे अच्छे काम करना इसमें include था। Various ceremonies and sacrifices practices regularly on various। अब हम देखेंगे edicts of Ashoka.
It is a collection of about more than 30 inscriptions on the pillar, boulders on rocks and cave walls made by the Emperor Ashoka during the reign from 268 to 232 BC. ओके, इस टाइम पीरियड पे एम्पेरर अशोका के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे. About more than 30 inscriptions. Okay, they are dispersed throughout the area of modern day Pakistan, Bangladesh, Nepal and India. Okay, the first tangible evidence of Buddhism is represented by the rock and pillar edict of Ashoka. Okay, पहले बुद्धिज्म के बारे में हमें इन्हीं rock and pillar edict से पता चलता है. Okay, they provide the detail about the wide expansion of Buddhism through the support of Ashoka. Okay, these edicts were decoded by the British archaeologist and historian James Prinsep. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये सारे एडिक्ट्स को किसके द्वारा डिकोड किया गया था? जेम्स प्रिंसेप इन 1837. ओके, द इंस्क्रिप्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वर रिटन इन द मगधी लैंग्वेज. ईस्टर्न इंडिया में जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो सारे मगधी लैंग्वेज में है. और स्क्रिप्ट कौन सा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, ये आपको याद रखना है. और वेस्टर्न पार्ट में जो मिला है उसके लैंग्वेज यूज्ड इज क्लोजर टू संस्कृत. ओके, यूजिंग द खरोष्टी स्क्रिप्ट. वन एक्सट्रैक्ट ऑफ एडिक्ट 13 इज इन द ग्रीक लैंग्वेज. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ईस्टर्न इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन मिले थे वो मगधी लैंग्वेज में लिखे गए थे और उसका स्क्रिप्ट कौन था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, और जो वेस्टर्न पार्ट से मिला है उसके लैंग्वेज वाज क्लोजर टू संस्कृत और उसके स्क्रिप्ट थी खरोष्ठी स्क्रिप्ट. ओके, और 13 नंबर का जो स्क्रिप्ट है और एडिक्ट है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है. ओके, और एक इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल है. अब हम मेजर रॉक एडिक्ट्स देखते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही है. मेजर रॉक एडिक्ट्स फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया है? डिक्लेयर प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड हॉलीडे ऑफ फेस्टिव गैदरिंग. ये किस में मिलता है? ये मेजर रॉक एडिक्ट्स फर्स्ट में मिलता है. ओके, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में क्या बोला गया है? स्पीक्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड एनिमल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेल, ट्री प्लांटिंग etc. इट डिस्क्राइब अबाउट चोला, पांड्या, सत्यपुरा एंड केरलपुत्रा किंगडम ऑफ साउथ इंडिया. इन सब के बारे में हमें सेकंड रॉक एडिक्ट से पता चलता है. ओके, थर्ड से हमें क्या पता चलता है? लिबरलिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास एंड श्रमणास and respect to mother and father etc. It state that the yuktas shall go to all area of kingdom every 5 years and spread the dhamma. Okay, it was issued after 12 years of Ashoka's coronation. Okay, तो ये थर्ड से हमें पता चला. फोर्थ से हमें क्या पता चलता है? Comments that the policy of Dham have been successful to provide a check on the killing of animals, lack of morality, disrespect towards brahmanas and sramanas, violence, unseemly behavior etc. Okay, फिफ्थ से हमें पता चला है it refers to the appointment of Dhamma Mahamatas for the first time to look after the interest of all sects and religion and spread the message of the Dhammas. Okay, नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या दिया गया है? इज एन इंस्ट्रक्शन टू धम्म महामात्र टू ब्रिंग देयर रिपोर्ट टू द किंग एट एनी टाइम. ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ एडिक्ट डील विथ स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्मूथ बिजनेस. ये सब हमें सिक्स्थ से पता चलता है. सेवन से क्या पता चलता है? इट इज अ प्ले फॉर टॉलरेशन अमंगस्ट ऑल द सेक्ट्स एंड टू मेंटेन यूनिटी. 8 से हमें क्या पता चल रहा है? इट स्टेट दैट धम्म यात्रास दैट इज टूर्स वुड बी अंडरटेकन बाय द एम्पेरर. द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ द एम्पेरर इज गोइंग आउट ऑन हंटिंग एक्सपेंडिशन वाज गिवन अप. ओके, अब वो ये सब काम ना करके अब वो टूर पे जाएंगे. ये सब हमें 8th मेजर रॉक एडिक्ट से पता चलता है. 9th में क्या दिया गया है? अटैक्स सेरेमनीज परफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, इलनेस, मैरिज एंड बिफोर सेटिंग आउट फॉर ए जर्नी. 10th में क्या दिया गया है? Denounced fame and glory and reassert the merits of following the policies of Dhamma. 11th में क्या दिया गया है? Is a further expansion of policy of Dhamm, emphasizing on respect for elders and liberal towards friend. 12th में दिया गया है appeal towards toleration among sects and maintaining harmony. 13th में क्या दिया गया है? Pleads for conquest by Dhamm instead of war. This is the largest edict. Okay, ये सबसे बड़ा है among all. It describes Ashoka's victory over Kalinga and victory of the Dhamm over Greek kings, Cholas, Pandyas etc. It also mentioned combos
नभाक्स, भोज, आंध्रा, etc. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। लास्ट वन क्या है 14th, डिस्क्राइब इंग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, द रेफरेंस ऑफ देवनामपियादसी टू अशोका वाज कंफर्म्ड बाय एन इंस्क्रिप्शन, माइनर रॉक एडिक्ट है ये, which was discovered in 1915 by C. Bidon at मस्की कर्नाटका। ये कहाँ से मिला है? मस्की कर्नाटका से मिला है और ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है। इसको डिस्कवर किया था सी बिडॉन ने 1915 में। ओके, इसमें क्या दिया गया है? इसमें अशोका को देवनामपियादसी के नाम से भी बुलाया गया है। ओके, द नेम अशोका इन एडिशन टू यूजुअल देवनामपियादसी इज मेंशन्ड इन सम अदर माइनर रॉक एडिक्ट फाउंडेड इन गिरजरा विच इज इन मध्य प्रदेश। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द एडिक्ट ऑफ अशोका आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स में 14 मेजर थे, माइनर भी थे और 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स थे और भबरू बैराक रॉक एडिक्ट्स थे। देन पिलर एडिक्ट्स में क्या है? इसमें 7 मेजर एंड 4 माइनर थे। ओके, 2 तराई पिलर एडिक्ट्स भी थे। केव एडिक्ट्स में बराबर हिल्स थे। ओके, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैज बीन फाउंड एट शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में पड़ता है, मानसेरा ये भी पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून, गिरनार विच इज इन गुजरात, सोपारा विच इज इन महाराष्ट्र, धौली उड़ीसा, जौगरा उड़ीसा, सन्नाथी एंड येर्रागुडी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन सारी जगहों से मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। ओके, अशोका के 7 पिलर एडिक्ट्स हैज बीन फाउंड इन दिल्ली, टोपड़ा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, लौरिया अराराज एंड लौरिया, नंदनगढ़ एंड कांधार। अशोका के 7 पिलर एडिक्ट्स इन सारे जगहों से मिले हैं। ओके, आगे देखते हैं लेटर मौर्यास। इसका टाइम पीरियड था 232 से 185 BC तक का। The eastern part of the empire with Patliputra as the capital was ruled by Dasrath. Okay, Dasrath is known to have dedicated the cave in the Nagarjuna hill to Ajivikas. Okay, ये important point है, ये आपको ध्यान रखना है। The western part, including the northwestern province Gandhara and Kashmir, was governed by Kunal के द्वारा. Okay, Kunal was succeeded by Samprati. Jain sources mention that Samprati ruled from Ujjain and Patliputra. इन्होंने कहाँ रूल किया था? संप्रति ने उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा को रूल किया था। इट सजेस्टेड दैट द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर मूव्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू उज्जैन। ओके, द फॉलोइंग पीरियड विटनेस्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड्रोकोकस III ऑफ सीरिया एंड यूथिडेमस ऑफ बैक्टीरिया, विद बैक्टीरिया इमर्जेस एज ए स्ट्रॉन्ग पावर रेडी टू थ्रेटन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बाद में क्या होता है? संप्रति वाज ऑक्यूपाइड इन एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एट पाटलिपुत्रा। Gradually the concentration of attention moved to Magad and the Mauryan dynasty leaves out its years at Patliputra, unable to prevent the breaking up to the empire. After the reign of 9 years, Samprati was followed by Silusuka, who ruled for 13 years. The successor of Silusuka is mentioned as Somavarman or Devavarman, who ruled for 7 years. The last two kings of Mauryan dynasty were Satadhanvan, who is said to have ruled for 8 years, and Vihadrat, who ruled for 7 years and was assassinated by Pushyamitra Sung in 185 BC. अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम किंग के बारे में देखते हैं। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ऑल पॉलिसी मैटर एंड क्रूशियल डिसीजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर टेकन बाय किंग। ओके, द अर्थशास्त्र गिव प्राइमेसी टू किंग अमंग दी 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। ये 7 कंपोनेंट क्या क्या थे, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 7 कंपोनेंट में सबसे पहला था स्वामी डेट इज किंग, अमात्य डेट इज मिनिस्टर, जनपदा डेट इज टेरिटरी, दुर्गा डेट इज फोर्ट, कोशा ट्रेजरी, दंड डेट इज आर्मी एंड लास्ट वन इज मित्रा डेट इज फ्रेंड, डेट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The अर्थशास्त्र as well as the Ashokan inscription refer to the मंत्री परिषद। इन दोनों में इसके बारे में बताया गया है, which was headed by मंत्री परिषद अध्यक्ष। ओके, इनको कौन हेड करते थे? मंत्री परिषद अध्यक्ष। The council included the युवराज who is the crown prince, the पुरोहिता, the chief priest and सेनापति। सेनापति कौन थे? The commander in chief and a few other ministers. Okay,
The primary role of the council was that of an advisory body as the final authority vested with the king. The Mantri Parishad Adhyaksh was also held to the civil servant called Adhyakshas or Amatyas who used to keep in touch with all sections of the society. यहाँ पे कुछ important officials के नाम दिए गए हैं, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट हम देखेंगे आर्मी को. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द ब्रांचेस ऑफ आर्मी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या था इसमें, इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, ट्रांसपोर्ट एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट. Each branches was looked after by a committee of 5 members. ये याद रखना है कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे कमिटी में. The overall in charge of the modern army was commander in chief. Okay, there was a definite recruitment policy, war plans, fortification etc. The officers and soldiers were paid in cash. इनको कैश दिया जाता था. Okay, उस समय ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था. There was a separate department to look after the production and maintenance of a variety of armaments, whose chief was known as Ayudha Garadhaksha. याद रखना है ये टर्म. Rathaध्यksha used to look after the construction of chariots. Hastyadhaksha looked after the elephant force. Okay, इसका मतलब होता है जासूसी. The Mauryas had to well-knit system of espionage system, Gudha Purusas, that is spies. These spies kept the king informed about the secret of foreign rulers, all important official as well as the general public. ये important point है, ये आपको ध्यान रखना है. The spies were of two kind. कौन कौन से थे, stationary and wandering. Stationary को क्या कहते थे, संस्थाना, and wandering को कहते थे संचारी. Okay. Petty Vedikas were the officers whose duty was to report directly to the king about the affair of the people. ये टर्म आपको ध्यान रखना है. Revenue administration देखते हैं. Some revenue during the Mauryan period were derived from various sources such as cities, rural area, mine, plantation, pastures, roads and traffics. Okay. The state treasury was looked after by an official. क्या बोलते थे इनको, सन्निधाता बोलते थे. Okay. There were two kind of tax, बलि and भागा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आप पूछे जा चुके हैं. बलि एंड भागा क्या है, बलि एंड भागा ये टैक्स है. The bali was a religious tribute while bhaga was the 1/6 part of the produce, also known as raj bhaga, that is state part. Okay. बलि क्या था, रिलीजियस ट्रिब्यूट था, और जबकि भागा क्या था, ये 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 6 पार्ट हमें भागा देना पड़ता था. ओके, और इसको हम राज भागा, डेट इज स्टेट पार्ट भी बोलते हैं. ओके. The cities collected revenue in the form of fine, sale tax, that is Sukla, excise duty on the sales of liquor, a kind of income tax from the rich etc. ये सब सोर्स थे उनके रेवेन्यू के. Okay, the revenue from the rural areas were appropriate in the form of income from crown land, that is सीता. ये वर्ड याद रखना है, सीता क्या होता था, क्राउन लैंड्स को सीता बोलते थे, लैंड रेवेन्यू को भागा बोलते थे. ओके, ये सब लिया जाता था कल्टीवेटर से. टैक्सेस ऑन ऑर्चार्ड्स, फेरी चार्जेस etc. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स द एम्पायर वाज डिवाइडेड into 4 provinces with the imperial capital at Patliputra. Okay, the names of the 4 provincial capital are क्या क्या थे, तोसाली, ईस्ट में तोसाली थे, वेस्ट में उज्जैन थे, साउथ में स्वर्णगिरी थे और नॉर्थ में तक्षशिला थे. ओके, बट इनका सेंट्रल कैपिटल पाटलिपुत्रा में था. द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कुमारा. कुमारा कौन होते थे, जो रॉयल प्रिंस होते थे, हु गवर्न द province as the king's representative. Okay, the Kumara was assisted by Mahamatyas and Council of Ministers. The Council of Ministers at the provincial level not only acted as a check on the Kumara but at times had direct relation with the king. There were some smaller provinces such as Saurashtra and Kamboj etc. which was administered by other officials. इनको कहते थे राष्ट्रियास. Okay. The senior officials were the Mahamatyas who looked over the border area, judicial work etc. Another category of high official was the Amatyas. Dhamma Mahamatyas looked after religion. District administration. The administrative unit of district consisted on a number of villages. The official at the level of the district were, कौन थे district level के official, प्रदेष्ठा, राजुका and युक्ता. ये दोनों term important है, ये आपको याद रखना है. The युक्ता was the junior official
ऑफिसर गिविंग सेक्रेटेरिएट काइंड ऑफ असिस्टेंट टू द अदर टू। ओके, ये सबसे ज्यादा जूनियर होते थे और ये सेक्रेटेरिएट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते थे इन दोनों को। Their function included the survey and assessment of land, tour inspection, revenue collection and maintaining law and order etc. ये सारे काम युक्ता के थे। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सारे काम किसके थे, तो ये सारे काम युक्ता के थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल नोन एज ग्रामिका। ओके, विलेज वाले एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे उनको ग्रामिका कहते थे। एट दिस लेवल वर लोकल पीपल अपॉइंटेड एंड असिस्टेड बाय द विलेजर्स। देयर आर ऑल्सो रेफरेंस टू टू टाइप्स ऑफ ऑफिशियल। कौन कौन थे? गोपा एंड श्रानिका, acting as intermediaries between the district and village level administration. ग्रामिका in open पंचायत solved most disputes. ओके, यहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट होते थे पंचायत लेवल पे उसको कौन सॉल्व करता था? ग्रामिका। अब हम मॉडर्न इकोनॉमी देखते हैं। द सेटलमेंट ऑफ परमानेंट विलेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेथड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी। सम लैंड्स वर सीता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले भी हमने देखा है। और क्राउन लैंड इन विच द किंग्स एंड द स्टेट राइट ऑफ प्रोफेशन कल्टीवेशन मोर्गेज एंड सेल वर सुपीरियर। सीता धक्षा और सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइज्ड द कल्टीवेशन वर्क्स हेयर। Agriculture in the other areas of Mauryan state known as Janpada territories were carried on privately. The main industries during this period were क्या क्या था? Textile, mining, metallurgy, shipbuilding, jewelry making, metalworking, pot making, etc. The Mauryan period saw the rise of big traders and merchants. State regulated the private trade and also had the machinery to control and regulate the weights and measures. The tax was levied on manufactured goods and revenue also come from income of mines, forest, pasture lands, trade, forts, etc. Those who could not pay the tax in cash or kind were to contribute their duties in the form of labor. Okay. The artisans and craftsmen were given special protection by the state. ये important point है। जूनागढ़ inscription of रुद्रदामन, ये हमने पहले भी देखा है। जूनागढ़ inscription किसका है? ये रुद्रदामन का है। Mentioned that Pushyagupta, that is Chandragupta's governor, built a dam on Sudarshan Lake near Girnar in Kathiawar. Okay, ये most important point है। रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है? पुष्यगुप्ता ने एक डैम बनवाया था। कहाँ? गिरनार पर्वत के पास, सुदर्शन लेक। ओके, और ये पुष्यगुप्ता कौन थे? ये चंद्रगुप्तास के गवर्नर थे। मॉडर्न सोसाइटी देखते हैं। मेगास्थनीज मेंशन्ड है ड्यूरिंग दिस पीरियड। द सोसाइटी कंप्राइज ऑफ 7 कास्टेस। कौन कौन से थे? फिलोसोफर, काउंसलर, आर्टिशन, मजिस्ट्रेट्स, हर्ड्समैन, फार्मर एंड सोल्डर। मेगास्थनीज ने क्या मेंशन किया है? सोसाइटी में 7 कास्ट होते थे, वो सारे ये हैं। ओके, Megasthenes however failed to understand Indian society and confused among the term jati, vard and vritti. Okay. The standards of living was high and the people enjoyed meals of different kinds and used gold and silver ornament as well. Chaturvarna system, that is fourfold system of Kshatriya, Brahmin, Vaisya and Sudra, continue to govern the society. This is so called twice born. The Brahmas and the Kshatriya enjoyed special privilege in the society. Besides this, several Varnas and cross-breed caste have also been referred in the Kautilya Arthashastra. The caste system had become very rigid and it was almost impossible to change one's caste. Okay. Buddhist monastery developed as important educational institute. Taxila, Ujjain and Varanasi were famous educational center. The joint family system was the norms of domestic life. A married woman had her own property in the form of bride gift, Stri Dhan. The widows were given respect in the society. All Stri Dhan, that is bride gift and jewelry, belonged to her. Okay. Art and architecture देखते हैं। Art and architecture had developed substantially during the Mauryan period. The main example of Mauryan art and architecture are the remains of the royal palace of Patliputra. ये important है, ये पाटलिपुत्रा से मिला है। Asokan pillars and capital, rock cut caves in the Barabar and Nagarjuna hills, sculptures and terracotta figurine etc. Okay. The palace of Chandragupta Maurya at the Patliputra speaks of Mauryan palace art. It was mostly made up of wood. Okay. ये किस चीज से बना था? ये wood का बना था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स में। The traces of the palace have been found at कुम्हरार near पटना। ये किस चीज के बने हुए थे ये भी पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये कहाँ से मिला है ये भी पूछा जा चुका है। The Mauryan wooden palace survived for around 700 years. Fine is known to have seen it at the end of 4th century CE.
7 rock cut caves in the Barabar and Nagarjuna Hill were built during this period. The Nagarjuna Hill rock cut caves are of Ashoka and his successors. The Barabar caves has been cut of the granite and large as viharas which provide a palace for worshipper. The Asokan pillars are mainly monolithic and mostly used hard sandstone procured from Chunar near वाराणसी. कहाँ से लाया गया था ये? चुनार से लाया गया था जो वाराणसी के पास में पड़ता है. ओके. देर आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. कौन कौन से है वो? रॉयल आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट. ओके. द यक्षा एंड यक्षिनी इमेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर आर्ट वाइल द पिलर आर एग्जाम्पल ऑफ रॉयल आर्ट. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Disintegration of the empire. Towards the end of the reign Ashoka, grip over the imperial organization become weak. Okay, the Maurya empire began to decline with the death of Ashoka in 232 BC and soon after it broke up. Some of the causes of the decline of Mauryan empire are, क्या क्या वजह थे ये देखते हैं. Some scholars hold the view that the pro-Buddhist policies of Ashoka and a pro-Jaina policies of his successor alienated the Brahmins. Ashoka pacifist policies are also held responsible for undermining the strength of the empire. It is believed that Ashoka emphasis on non-violence weakened the empire and its military strength. It is also held that Mauryan administration was extremely centralized. In such situation, the weakening of the central head or the king leads automatically to weakening of the एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो इस चैप्टर में हमने मौर्यन एम्पायर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को देखा. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो चैप्टर एंड में दिए गए हैं. उसके साथ साथ हम घटना चक्र के इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.